हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित सरसिवा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लाए हैं आज 2 मई 2020 के लिए करेंट अफेयर्स की एक सीरीज। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां पर राइट साइड में ऊपर की तरफ जाकर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज के मुख्य समाचार हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया आयु रक्षा कार्यक्रम। दूसरा है कि मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया। तीसरा है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया यश कार्यक्रम। चौथा है कि हिजबुल्लाह को जर्मनी ने आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। पांचवा है कि अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए भारत सहित 10 देशों की प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। छठा है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी में मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। सातवां है कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर है। और आठवां है कि 1 मई मतलब कि कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, मजदूर दिवस मनाया गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया आयु रक्षा कार्यक्रम। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के तहत आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य बिंदु क्या था इसका कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के फ्रंटलाइन वर्कर्स के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। AIIA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम था और शीर्षक था कोरोना के जंग दिल्ली पुलिस के संग। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरोधक उपायों का उपयोग करके रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना है। इसकी अनुशंसाएं क्या है कि इस कार्यक्रम में च्यवनप्राश की सिफारिश की गई। च्यवनप्राश में मुख्य घटक के रूप में आंवला होता है। यह अन्य प्रमुख योगों जैसे संसमनी वटी इत्यादि की भी सिफारिश की गई है। ये योग सरल जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस कोविड-19 फ्रंटलाइन योद्धाओं का स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई है जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं। इस योजना के अनुसार आयुर्वेद प्रतिरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। पहले चरण में संगरोध अधिकारियों को कवर किया जाना है। दूसरे चरण में नियंत्रण क्षेत्र में दिल्ली पुलिस मतलब कि अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में संगरोध क्षेत्रों में अधिकारियों को शामिल किया जाना है। अंत चरण में 4 में कोविड-19 के मुकाबले अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को कवर किया जाएगा। मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कदलमाई मितई को जीआई टैग दिया गया है। ये जीआई टैग के बारे में जानते हैं कि 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चक हाओ, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कदलमाई मितई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि चक हाओ के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त करने के लिए आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERAMAC द्वारा शुरू किया गया था। काला चावल क्या है? इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावल की किस्मों में जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। एंथोसायनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। यह चावल मिष्ठान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त है। यह चीन की पारंपरिक रोटी, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कोविलपट्टी कदलमाई मितई क्या है कि कदलमाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामीबरानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। थामीररानी नदी पश्चिमी घाट में निकलती है और मुन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक 12 मासी नदी है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुराना है। शहर के कुम्हार हाथी, घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां बनाते हैं। बनाई गई कला के प्रत्येक टुकड़े में अधिक मेहनत है, परंतु इसका पारिश्रमिक अधिक नहीं मिलता।
मतलब इसका पैसा जो होता है वो ज़्यादा नहीं मिलता है। जीआई टैग कुम्हारों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए अगला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है यश कार्यक्रम। इसको जानते हैं कि 30 अप्रैल 2020 को यश कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। यश का पूर्ण स्वरूप ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसके द्वारा सरकार सही निर्णय ले सकती है और संबंध जोखिमों का प्रबंधन कर सकती है। इसका मुख्य बिंदु जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTS ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यश लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य पर जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। इसकी योजना के बारे में हम लोग जानेंगे, तो चलिए जानते हैं कि योजना क्या है। इसकी योजना है कि इस पहल के तहत NCSTC के शैक्षणिक मीडिया के अनुसंधान और शैक्षिक संगठनों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने और चुनौतियों का समाधान करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान और जोखिम संचार सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल, लोक प्रदर्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संचारकों की चुनौती का सामना करने के लिए शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ये जानते हैं कि यह कार्यक्रम सार्वजनिक जागरूकता की मदद में से भी सभी स्तरों पर कोविड-19 के जोखिमों को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अगला है कि हिजबुल्लाह को जर्मनी ने आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। चलिए इसको जानते हैं विस्तार से कि यह है क्या। कि 30 अप्रैल 2020 को जर्मनी ने हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। जर्मनी पुलिस के अनुसार जर्मनी में 1000 से अधिक लोग हिजबुल्लाह चरमपंथी विंग से संबंधित है। ये हिजबुल्लाह क्या है कि हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है जो लेबनान में स्थित है। लेबनान शिया समूहों को एकजुट करने के लिए 1980 के दशक में ईरानी प्रयास द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। ईरान इजराइल के टकराव में हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और दक्षिण लेबनान की एक पट्टी पर कब्जा कर लिया। उस समय क्षेत्र में मुस्लिम मौलवी द्वारा हिजबुल्लाह की स्थापना की गई। ईरान इजराइल छद्म युद्ध के बारे में जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष यहूदी राज्य इजराइल को भंग करने के लिए ईरान का एक राजनीतिक संघर्ष है। यह संगठन 1979 में ईरानी क्रांति के दौरान इजराइल के प्रति ईरान की दुश्मनी से उभरा। इसके बाद दक्षिण लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र का इसमें क्या भूमिका है? विश्व शांति के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी लेबनानी मिलिशिया को विघटित कर दिया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक हिजबुल्लाह समूह पर कोई निर्णय नहीं लिया है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए पर्याप्त सहित 10 देशों की प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। इसको जानते हैं विस्तार से कि अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए भारत सहित 10 देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। अमेरिका ने इस सूची में भारत और चीन सहित 10 देशों को रखा है। आरोप लगाया है कि बौद्धिक संपदा का प्रवर्तन कमजोर हो गया है या उन देशों में अपर्याप्त है। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया कि कमजोर बौद्धिक संपदा प्रवर्तन के कारण अमेरिकियों को एक समान बाजार पहुंच प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सूची में रखे गए अन्य देशों की अर्जेंटीना, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन शामिल हैं। इस सूची में से हटाए गए देशों में कनाडा, कुवैत और थाईलैंड शामिल थे। इसका मुख्य बिंदु जानते हैं कि अमेरिका के अनुसार भारत में बौद्धिक संपदा संबंधी चुनौतियां अमेरिकी कंपनियों को देश में पेटेंट प्राप्त करने, बनाए रखने और लागू करने के लिए मुश्किल उत्पन्न करती हैं। यह मुख्य रूप से दवा उद्योगों में प्रचलित है। अमेरिका ने यह भी शिकायत की है कि भारत में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के मामले में अधिक पारदर्शिता नहीं है। प्रमुख मुद्दों में ऑनलाइन पायरेसी, ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए बाधाएं, नकली सामानों का निर्यात, उच्च मात्रा निर्माण इत्यादि शामिल हैं।
बौद्धिक संपदा को जानते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन के अनुसार बौद्धिक संपदा सहित और कलात्मक कार्यों का प्रतीकात्मक नामों छवियों का निर्माण है। यह 4 मुख्य बौद्धिक संपदा अधिकारों में आविष्कार, भौगोलिक संकेत, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। दोस्तों अगला है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। इसको जानते हैं कि 30 अप्रैल 2020 को G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स द्वारा एक मंत्री स्तरीय वक्तव्य जारी किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। इसका मुख्य बिंदु क्या था कि इस बैठक में मंत्रियों ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं। पहला है कि संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। दूसरा है कि साइबर सुरक्षित विश्व के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। तीसरा है कि सुरक्षित तरीके से गैर व्यक्तिगत डेटा विनिमय प्रदान करना है। चौथा है कि स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल समाधान का उपयोग करना है। ये G20 क्या है कि 27 मार्च 2020 को एक आभासी G20 बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। इस दौरान देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए $5 ट्रिलियन के निवेश लगाने का फैसला किया था। यह मंत्री स्तरीय बैठक मुख्य शिखर सम्मेलन का अनुसरण है। G20 देशों ने कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात की, जिसमें सभी देश खाद्य सुरक्षा और पोषण पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। एक वित्त मंत्री बैठक भी आयोजित की गई और इसमें सदस्य देशों के बीच समन्वय को बढ़ाने पर बल दिया गया। G20 में ऊर्जा मंत्रियों ने स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की। अगला है कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर है। तो चलिए जल्दी से इसको पढ़ा जाए कि ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में जारी किया गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। इसकी मुख्य विशेषताएं विश्व स्तर पर क्या है कि इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जब वैश्विक औसत 45 है। दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील क्रमशः 87, 82 और 81 स्कोर के साथ अन्य शीर्ष देश हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है भारतीय स्तर पर। कि इस सर्वेक्षण ने ऑडिट रिपोर्टों में समय पर प्रकाशन और प्रासंगिक जानकारी के लिए भारत के लिए बेहतर स्कोर दिया। सर्वेक्षण के अनुसार बजट 2018-19 में पूर्व बजट विवरण और मध्य वर्ष की समीक्षा का अभाव के कारण भारत का स्कोर कम रहा। सुझाव है कि इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक एकीकृत व्यय सूचना ढांचा निर्मित किया जाना चाहिए। इससे जिला स्तर पर समन्वय प्रबंधन समिति को जवाबदेही सुनिश्चित करने और बजट पारदर्शिता को सुधार करने में मदद मिलेगी। इस सर्वेक्षण ने समयबद्ध तरीके से जनता को सूचना जारी करने के आधार पर हर देश का मूल्यांकन किया है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस मनाया गया है। इसको जानते हैं बढ़िया से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मई के रूप में भी मनाया जाता है, मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को जानते हैं। सबसे पहले 4 मई 1886 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया था। वर्ष 1886 में शिकागो, अमेरिका में श्रम 8 घंटे की कार्य दिवस के लिए आम हड़ताल पर थे। पुलिस श्रमिक जो थे 8 घंटे की हड़ताल पर थे। पुलिस आम जनता की भीड़ को फैलाने का काम कर रही थी। अचानक भीड़ पर तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने एक बम फेंक दिया। यह देखकर पुलिस ने मजदूरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में मौत हो गई। इस घटना के बाद मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मनाही की गई।
शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को कुर्बानियों को याद करते हुए इस दिन पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जाती है। अमेरिका में शहीदों ने अपने संघर्ष से 8 घंटे ड्यूटी का अधिकार दिलाया था। ये बहुत अच्छा निर्णय था। मजदूर दिवस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, तो बहुत अच्छी ये जानकारी थी। तो यदि दोस्तों आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए, इस नोट्स का फुल पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे ईमेल आईडी से संपर्क करिए, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। हमारा ईमेल आईडी है ak486416@gmail.com। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमको समर्थन मिले और हम आगे का भी वीडियो बनाएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए।